गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल साइंस क्लास में आपका स्वागत है। चैनल का नाम है पंछी की पाठशाला और मेरा नाम है दिनेश पाठक। स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी बुक के साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। ध्यान दें कि हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। पिछली कक्षा 9 में हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हम बहुत सारे परिवर्तनों को अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे गर्मियों में यदि कमरे के तापमान पर यानी लगभग 27 से 30 डिग्री सेल्सियस पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि दूध खराब हो जाता है, वह धीरे धीरे दही में परिवर्तित होने लगता है। दूसरा, यदि हम देखें कि यदि लोहे की वस्तुएं हैं, चाहे लोहे की रॉड हो, चाहे लोहे की चादर हो या कोई कील हो, जो लोहे की वस्तुएं हैं उन्हें आर्द्र यानी नम वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि उनके ऊपर जंग लग जाती है। अगर अंगूर का किण्वन हो जाए, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि जो अंगूर के किसान हैं वे उन अंगूर को जो उनकी डालियों से टूटकर गिर जाते हैं, वो टूटे हुए अंगूरों में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जहाँ अंगूर के फल में वो डंठल लगा होता है, टूट जाने के बाद उस जगह पे काला पड़ जाता है और वो जगह हल्की सी सड़न हो जाती है। वो किस वजह से होती है? तो वहाँ पर फंगस यानी कवक लग जाने की वजह से वो जगह काला और जो है सड़न पैदा हो जाती है। तो उसे किसान क्या करता है कि उसे ले जा कर के कूच करके उसे पीस करके और छोड़ देता है, जिससे उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, किण्वन हो जाता है और उससे शराब बनाई जाती है। सॉरी, जब भोजन पकाया जाता है, आप लोग देखे होंगे हम कच्चा दाल चावल सब्जी वगैरह उसे हम क्या करते हैं, पका देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम पके हुए भोजन को खाते हैं तो उसे हमारा शरीर पचा लेता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है? तो हम जानते हैं हम लेते तो हैं ऑक्सीजन, लेकिन छोड़ते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, आपने एक चीज़ देखी कि ये जितनी भी परिस्थिति आपने देखी, चाहे दूध का खुला छोड़ दिया जाए, चाहे नम वातावरण में जो है लोहे की वस्तु को छोड़ दिया जाए, चाहे अंगूर का फर्मेंटेशन हो जाए से एथिल अल्कोहल बन जाए, चाहे भोजन को पकाने से उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, चाहे हमारे शरीर में भोजन को हम पचा लेते हैं, चाहे हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, सभी परिस्थितियों में हमको ये देखने को मिलता है कि जो वस्तु की मूल स्थिति थी, वस्तु की जो मुख्य अवस्था थी, वह बदल जाती है, वह कुछ और तरह की हो जाती है। जैसे देखेंगे दूध का नेचर क्या है भाई? दूध तो पीने में मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। वहीं यदि उसे खुला छोड़ दिया जाए 8 घंटे के लिए, 10 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वो खट्टा हो जाएगा। तो दूध मीठे से क्या हो गया? खट्टा हो गया। लोहे की वस्तुएं क्या होती है? लोहे की वस्तुएं हमें नॉर्मली ब्लैकिश या ग्रे शेड में या वाइट शेड में हमको दिखाई देती हैं, लेकिन जो ही उनके ऊपर जंग लग जाती है वो कैसे हो जाती हैं? वो लाल भूरे रंग की हो जाती है। अंगूर कैसा लगता है? अंगूर मीठा लगता है। और जब उसका किण्वन हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा? एथिल अल्कोहल बनने के बाद वो कड़वा हो जाएगा, या उसका किण्वन होगा तो खट्टा हो जाएगा। जब भोजन को पकाया जाता है तो चावल बहुत ठोस होता है, लेकिन जब उसे हम पानी डाल करके आंच पे पकाते हैं तो क्या होता है? वो बहुत मुलायम हो जाता है, जिसे हम खाते हैं। हमारा शरीर ठोस भोजन को लेता है, लेकिन अंत में पचाकर उसे द्रव में परिवर्तित कर देता है। हम लेते हैं, श्वास की प्रक्रिया में लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन ली और मिला क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब कोई न कोई परिवर्तन हुआ है। और इन परिवर्तनों को, जिसमें वस्तु का नेचर ही चेंज हो जाता हो, पदार्थ की प्रकृति ही बदल जाती हो, यानी एक नया पदार्थ बन जाता हो। अब जैसे अंगूर की बात करें तो अंगूर में क्या है? अंगूर में है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कैसा होता है? मीठा होता है।
और जब उसका फर्मेंटेशन हो जाता है, फ्रक्टोज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। एथिल एल्कोहल का स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। तो हम जानते हैं कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ एक नए पदार्थ में चेंज हो जाए, एक नया पदार्थ बन करके हमारे सामने आ जाए, तो उसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं? जी हाँ। अगर हम सांस लेते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ, और कोई भी रासायनिक परिवर्तन अपने आप में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी सांस लेना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन का पचना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। भोजन पकाते हैं उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। अंगूर का किण्वन होता है उसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। लोहे की कील में जंग लग जाती है उसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। और दूध का दही बन जाना भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमें यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि हमारे दैनिक जीवन में जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वही अपने आप में क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई अथवा नहीं हुई। बहुत सारी घटनाएं होती हैं हमारे दैनिक जीवन में, या हम बहुत सारी घटनाओं को देखते करते हैं। तो हम कैसे जानेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया है, यह रासायनिक परिवर्तन है? क्योंकि कभी हमने जाना कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? आइए इसे हम क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्रियाकलाप एक देखें हम। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बर्नर है जिसमें आग जल रही है, और चिमटी की सहायता से मैग्नीशियम के टुकड़े को, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा गया है और उसे जलाया जा रहा है। और जलाने के बाद जब हम मैग्नीशियम टुकड़े को लेकर के जब हम आग में जलाते हैं, बर्नर की सहायता से जलाते हैं, तो एक सफ़ेद धुआं बहुत तेज़ी के साथ निकलता है, और साथ में वो मैग्नीशियम रिबन एक सफ़ेद रंग के पाउडर में, देखिए यहाँ पर नीचे वाच ग्लास लिखा हुआ है, वाच ग्लास में जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम है वह वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जो मैग्नीशियम धातु है वह वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सफ़ेद मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने ये देखा कि जो मैग्नीशियम है वह ठोस है, सॉलिड है, लेकिन जब वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बना लेता है, एक नया पदार्थ बना लेता है जिसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। सफ़ेद रंग के मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो जो मैग्नीशियम ठोस था वह अब पाउडर में बदल चुका है। इसका मतलब कि इसकी अवस्था यहाँ पे चेंज हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। आइए क्रियाकलाप 2 देखते हैं। हम क्या करें स्टूडेंट्स कि एक परख नली में लेड नाइट्रेट, एक परख नली में लेड नाइट्रेट को लेकर के, यह एक साल्ट है, प्रयोगशाला में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। तो एक परख नली में लेड नाइट्रेट लें और उसमें पानी डाल करके घोल बना लें। यानी लेड नाइट्रेट एक साल्ट है जिसे परख नली में लेकर के थोड़ा सा पानी डाल करके घोल बना लें। घोल कैसा दिखाई देगा, तो आप देखेंगे बच्चों कि घोल पारदर्शी साफ दिखाई देगा, यानी पानी की तरह दिखाई देगा। फिर वहीं दूसरी परख नली में हम क्या करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड, यह भी एक साल्ट है, इसमें इसे भी पानी मिला करके एक घोल तैयार कर लेते हैं, एक विलयन तैयार कर लेते हैं। यह विलयन भी कैसा हमको दिखाई देता है, यह विलयन भी साफ स्वच्छ पानी की तरह पारदर्शी दिखाई देता है। तो हमने क्या किया कि एक परख नली में लेड नाइट्रेट का घोल बना दिया जो रंगहीन है, दूसरे परख नली में पोटेशियम आयोडाइड का जली घोल बना लिया जो रंगहीन है। अब क्या करते हैं कि दोनों परख नलियों में से एक को दूसरे में मिला दें, चाहे लेड नाइट्रेट के घोल को पोटेशियम आयोडाइड में मिला दीजिए और चाहे पोटेशियम आयोडाइड की परख नली में लेड नाइट्रेट को मिला दीजिए, यानी दोनों में से किसी एक में मिला दीजिए। तो हम क्या देखते हैं कि जब परख नली में, जब एक ही परख नली में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड दोनों आते हैं तो घोल का रंग अब रंगहीन नहीं बल्कि पीला हो जाता है। तो आपने यहाँ किस चीज़ में परिवर्तन देखा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने रंग में परिवर्तन देखा। इससे पहले जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड अलग अलग परख नलियों में थे तो वे रंगहीन थे, लेकिन जब दोनों को एक में मिला दिया तो हमें एक पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है।
इसे हम अवक्षेपण क्रिया के नाम से जानते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ हमें किस चीज़ में परिवर्तन दिखाई दिया? रंग में परिवर्तन दिखाई दिया। वो रंग किसकी वजह से है मैं अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा, वैसे अभी बता देता हूँ कि जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को एक में मिलाते हैं तो लेड के साथ नाइट्रेट है और पोटेशियम के साथ आयोडाइड है, लेकिन जब अपक्रिया होती है तो लेड के साथ आयोडाइड और पोटेशियम के साथ नाइट्रेट हो जाता है, यानी बन जाता है लेड नाइट्रेट और लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। एक दो नए यौगिक बन जाते हैं, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट तो जल में पूरी तरह से घुलनशील है, लेकिन लेड आयोडाइड जो है वह अवक्षेप है, वह पानी में नहीं घुलता है। इसी के कारण पीले रंग का जो अवक्षेप है हमें दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर बच्चों हमने रंग में परिवर्तन देखा। आइए क्रियाकलाप 3 देखें। यह एक कोनिकल फ्लास्क रखी गई है और इस कोनिकल फ्लास्क में बच्चों तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऐसा सल्फ्यूरिक अम्ल जिसमें कुछ मात्रा में पानी भी मिलाया गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और उसमें दानेदार जिंक, दानेदार जस्ता मिलाया गया है। तो हम क्या देखते हैं कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जस्ता डालते हैं तो क्या होता है कि एक गैस निकलती है, उसका नाम है यहाँ पर दिखाया गया है, देखेंगे, उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। एक गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, और साथ ही हम देखते हैं कि जो कोनिकल फ्लास्क है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि एक सल्फ्यूरिक अम्ल था जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और उसमें जब हम दानेदार जिंक यानी ग्रेनुलेटेड जिंक जस्ता हम डालते हैं तो क्या होता है, एक अभिक्रिया होती है, एक परिवर्तन होता है, जिससे क्या होता है कि जो जिंक सल्फेट बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और साथ ही क्या होता है कि यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत सारी हीट निकलती है, इसमें से गर्मी निकलती है जो पूरे फ्लास्क को गर्म कर देती है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा है यहाँ, किन किन चीज़ों में परिवर्तन हुआ? तो 2 नई चीज़ें देखने को मिली, एक तो गैस रिलीज हो रही है और दूसरा जो उपकरण है, जो हमारा ये फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमने अभी तक के परिवर्तनों, अभी तक के क्रियाकलाप में क्या देखा? हमने ये देखा कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। पहली बार में आपने देखा कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं तो वह सॉलिड होता है, ठोस होता है, लेकिन जब वह जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तो वो पाउडर के रूप में आता है। तो यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन हो गया। दूसरा क्या देखा कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड अलग अलग प्रखनलियों में होते हैं तो उनका कोई कलर नहीं होता, वो रंगहीन होते हैं, लेकिन जो ही दोनों को मिला दिया और रासायनिक परिवर्तन हुआ, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है। तीसरे क्रियाकलाप में हमने क्या देखा कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है अथवा रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसमें गैस का भी उत्सर्जन होता है और उनके तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यदि पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, यदि किसी गैस का उत्सर्जन होने लगे अथवा पदार्थ के अथवा वातावरण के ताप में परिवर्तन होने लगे, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन यानी कुछ अपवाद भी हैं। जैसे कभी कभी केवल रंग में परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन नहीं कह सकते हैं, केवल अवस्था में परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन नहीं कह सकते। जैसे बर्फ़ है, तो बर्फ़ क्या है, ठोस अवस्था में है, उसे हम गर्म करें और वह पानी बन जाए, द्रव बन जाए, तो वह द्रव अवस्था में चला जाएगा, तो क्या उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे? नहीं, वह भौतिक परिवर्तन है। तो हमेशा ऐसी बात नहीं है कि केवल अवस्था परिवर्तन हुआ तो हम तुरंत कह देंगे। कुछ परिस्थितियों को हमको देखना पड़ता है कि कोई नया पदार्थ बना कि नहीं बना। भाई बर्फ़ क्या है, वह भी पानी ही है, और पानी क्या है, वह भी पानी ही है। तो मात्र अवस्था में परिवर्तन है, बर्फ़ भी पानी है, तो बर्फ़ क्या है, ठोस है, पानी क्या है, द्रव है। तो हम अवस्था में केवल परिवर्तन हो जाए तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ता है कि कोई नया पदार्थ बना कि नहीं बना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का उत्सर्जन होता है और तापमान में परिवर्तन होता है। अगर इतने परिवर्तन हमको दिखाई दिए हैं तो हम कह सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का जो तरीका है, वह रासायनिक समीकरण कैसे बनते हैं, इसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज के लिए केवल इतना ही। मुलाकात होगी अगली क्लास में। गुड बाय,
हैव अ नाइस डे।